हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और अब हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संघवाद। क्लियर है? फेडरलिज्म। बात समझ गए? हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर जिसका नाम है संघवाद वो करने जा रहे हैं। इससे पहले हम न्यायपालिका एमसीक्यू कर चुके हैं। अब समझते हैं इस चैप्टर को। देखिए, आप सभी जानते हो कि जी देश में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं वो देश है हमारा प्यारा भारत। और भारत जो है वो 28 राज्यों, कितने राज्यों को मिलाकर बना है? 28 राज्यों को और 8 केंद्रों को अगर मैं एक कर दूं तो ये हमारा प्यारा भारत बन जाता है। बात समझ गए? देखो, हम सबके भाईचारे विश्वास से ही तो बना है देश, ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछे कि भारत जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। और हमारे भारत में जो राज्यों का संघ है, ये बात किसमें बोली गई है? तो आप बोलोगे भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत दैट इज इंडिया, ठीक है ना? ये एक राज्यों का संघ है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। बात समझ गए? इसका मतलब जो हमारा भारत है वो राज्यों से मिलकर बना है। और हमारे भारत में जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते, जबकि अमेरिका में अलग है। अमेरिका राज्यों का संघ है, बट वहां पर राज्यों को संघ से अलग होने की पावर है। बात समझ गए? हमारे देश में राज्यों को संघ से अलग होने की पावर नहीं है। किसी भी राज्य को अलग करने की जो पावर है या किसी राज्य का नाम बदलने की जो पावर है वो किसको दी गई है? हमारे भारत के अंदर हमारी संसद को दी गई है। मान लीजिए अगर मुझे किसी राज्य का नाम बदलना है तो ये कौन करेगा? मैं, आप, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को। चैप्टर नंबर 7 संघवाद। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एनालिसिस की तरफ। देखिए सॉरी भाई, खांसी आ रही है भाई, दवाई लेके आनी है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित वहां कठोर संविधान, अधिकारों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्वैध शासन व्यवस्था शासन के प्रमुख लक्षण हैं। बेसिकली एक बात समझो, देखो हमारा देश कैसा है, तो आप बोलोगे भैया हमारा देश तो संघवाद है। अभी आपने बताया, बिल्कुल ठीक है भाई। हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, तो आप बोलोगे हमारे देश के अंदर संघवाद वाली व्यवस्था है। अब डेफिनेटली जहां पर संघवाद होगा, जहां भी संघवाद होगा उस देश के अंदर जो शासन होगा, उस देश के अंदर जो क्या होगा, शासन होगा, वो 2 प्रकार की सरकारें करेंगी। बात समझ गए? जिस भी देश में संघवाद होगा, क्या बोला मैंने आपसे कि जिस भी देश में संघवाद होगा उस देश में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। एक जिसे आप बोलोगे केंद्र सरकार, क्या बोलोगे? केंद्र, जिसका शासन होगा पूरा देश यानी कि भारत। दूसरा आप बोलोगे भैया इसके नीचे होगी राज्य सरकार, जिसका शासन होगा वो राज्य। अब भारत के अंदर 28 राज्य है, ठीक है ना? तो केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को जब मैं शक्तियां बांट देता हूं कि भैया कुछ काम तुम्हारे होंगे देश में और कुछ काम तुम्हारे होंगे, तो उसी देश में संघवाद वाली व्यवस्था आ जाती है। तो जब मैं इन दोनों को कार्य बांटूंगा तो ये आपस में लड़ नहीं सकते कल को कि भाई ये कार्य मेरा है वो कार्य मेरा है। तो मुझे इस देश में क्या करना पड़ेगा? संविधान बनाना पड़ेगा। और संविधान भी कैसा, ताकि विवाद ना हो? लिखित संविधान। क्या बनाना पड़ेगा? लिखित संविधान बनाना पड़ेगा। अच्छा, विवाद हो गया कल को, तो मुझे इस विवाद को सॉल्व करने के लिए न्यायपालिका बनानी पड़ेगी। और इससे पहले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसका मौलिक अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का, कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों को या किसी भी बीच लड़ाई हो रही है उनको सॉल्व करना, चाहे वो 2 राज्यों में ही क्यों ना हो रही हो, ठीक है ना? और दूसरा, ये सरकार, देखो एक शासन ये हो गया और एक शासन ये हो गया, तो कितने शासन हो गए? 2 शासन, 2, ठीक है? तो ये जो सारी व्यवस्था है किसकी विशेषता है? तो आप बोलोगे भैया ये सारी संघवाद शासन में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछे, ध्यान सुनना। कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल ठीक है भाई। केंद्र को भी संविधान के अनुसार चलना है, राज्य को भी संविधान के अनुसार चलना है। लिखित और कठोर संविधान, बिल्कुल ठीक है। हमारा संविधान क्या है? लिखित। हमारे संविधान में हमने जो पावर है वो राज्य को भी दी है और केंद्र को भी दी है। दोनों एक दूसरे के कार्यों में शेप नहीं कर सकते, कुछ कार्य उनके हैं कुछ कार्य उनके हैं, ठीक है? अधिकारों का विभाजन, बिल्कुल ठीक है, हमने अधिकार बांट दिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। द्वैध शासन, बिल्कुल ठीक है भाई, 2 शासन। तो कह रहे हैं ये जो सारी चीजें देखने को मिलती हैं ये किस व्यवस्था के अंदर देखने को मिलती है? एकात्मक में नहीं। एकात्मक में तो सारी पावर किसके पास होती है? केंद्र के पास। आदेशात्मक में राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होता है। संसदीय व्यवस्था में भैया जो संसद है उसके देश से चलाया जाता है। तो हमारे देश में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक। समझ गए ना? ये सारी संघात्मक संविधान की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में शासन करने की सभी शक्तियों को किसमें विभाजित किया गया है? देखो मैंने आपको बताया, देखिए हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है 246। क्या नाम है आर्टिकल का?
246। उस 246 आर्टिकल में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। किसके विभाजन की बात की गई है? शक्तियों के विभाजन की। ठीक है, और बोला गया है कि हमारे संविधान में जो पावर होगी, बात समझ के नहीं समझ के, केंद्र और राज्य के बीच में बांटी जाएगी। किसके बीच में बांटी जाएगी? केंद्र और राज्य के बीच में। बात समझ गए? क्या करी जाएगी? उनको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब इस पूरी पावर को संविधान की अनुसूची में बिल्कुल इत्मीनान से लिखा है। कौन सी अनुसूची में लिखा है? तो आप बताना कि संविधान की 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं, यानी कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, उसके अंदर बिल्कुल इत्मीनान से लिखा गया है। क्लियर है? 7वीं अनुसूची में पावर बांटी गई है। अच्छा, 7वीं अनुसूची में पावर को कैसे बांटा गया, मैं समझाता हूं। देखो, हमारे संविधान में जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार से बांटी गई। बोला गया कि भैया एक शक्ति जो होगी वो केंद्र के पास होगी, कुछ विषय राज्य के पास होंगे, और कुछ ऐसे जो दोनों के पास होंगे उनको बोला हमने समवर्ती कॉन्कर लिस्ट, या कॉन्कर लिस्ट भी बोलते हैं ना। केंद्र के पास हमने रखे थे 97 विषय, राज्य के पास रखे थे हमने 66 विषय, और समवर्ती में रखे थे हमने 47। यहां पर जो मैं समझाऊंगा ना उसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से आप देखोगे कई क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो, जो हमारा मूल संविधान था, मेन संविधान था, उसमें पावर को इन तीनों विषय बांटा गया, और बोला गया कि 97 टॉपिक ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए सेना हो गई, विदेशी संबंध हो गए, देश की रक्षा करने की बात हो गई, परमाणु हो गया, रेल हो गया, समझ गए? ये किसके पास होंगे? हाईवे हो गया, ये किसके पास होगा? क्लियर? केंद्र के पास। पुलिस हो गई, बाजार हो गया, समझ गए? पानी की व्यवस्था हो गई, शराब हो गया, ठीक। किसी राज्य के अंदर इंटरनल जो कह सकते हो आप व्यवस्था, स्कूल वगैरह हो गए, वो किसके अंदर में चले गए? राज्य के। और समवर्ती में वो विषय जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों ही कार्य कर सकते हैं। तो राज्य के पास 66 और समवर्ती में कितने रखे? 47। लेकिन समय के साथ कुछ संशोधन हुए, और एक संशोधन हुआ 42वां, और 42वें संशोधन में से राज्य की 5 को निकालकर किसको रख दिया? 47 में। ठीक है ना? 5 पावर इसमें से घटा दी और 47 में डाल दी। तो आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा संविधान है, आज की डेट में हमारे संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो आप बोलोगे समवर्ती सूची में 52। तो आपको आज का बताना है। अगर मूल संविधान पूछेगा तो 47, आज कितने हैं विषय? 52। अच्छा, अब इसमें से 5 निकल गए तो कितने बचे? 61। तो आज की डेट में राज्य के पास कितने विषय? 61, और 61 में से 29 किसको मिलेंगे? स्थानीय शासन को। ठीक है, और केंद्र के पास 3 बढ़ गए, और आज की डेट में केंद्र के पास कितने विषय हैं? 100। तो आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, और ये वाला याद रखना है। अगर वो मूल संविधान पूछेगा तो आपको ये वाला बताना होगा। ठीक है ना? आप समझ गए? बट अब अपडेट है, तो अगर आपसे अभी पूछेगा तो क्या बताना होगा आपको? 100, 61 और पावर। क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? कितनी सूची बनाई हमने? 3 सूची। तो हमने पावर को कितनी लिस्ट में डिवाइड किया? कितने प्रकार डिवाइड किया? 3, केंद्र, राज्य और समवर्ती। अच्छा, समवर्ती सूची में पावर किसके पास होती है? केंद्र के पास, क्योंकि समवर्ती सूची में अगर कोई चीज करनी है, उसमें अगर केंद्र राज्य है, राज्य मना कर रहा है, वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य राज्य और केंद्र मना कर रहा है, बात समझ, जैसे मान लो समवर्ती सूची के अंदर कोई भी टॉपिक है, क्या है? कोई भी टॉपिक में एक्स मान लो टॉपिक मानता हूं मोमोस। अब भैया केंद्र सूची में मोमोस टॉपिक था, समझ गए? भाई राज्य कह रहा है मैं मोमोस खाऊंगा, केंद्र कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाए जाएंगे। केंद्र कह रहा है मैं खाऊंगा, राज्य कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, तो मोमोस, बताओ। देखो मैंने क्या बोला? केंद्र कह रहा है मैं मोमोस खाऊंगा, राज्य कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, तो मोमोस खाए जाएंगे, क्योंकि केंद्र ने हाँ बोली है। अगर केंद्र बोल रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा, राज्य बोल रहा है मैं खाऊंगा, तो नहीं खाए जाएंगे, केंद्र मना कर रहा है। नहीं, और अगर दोनों राज्य है तो खाए ही जाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, कुल मिलाकर ये पावर भी एक्चुअली में किसके पास गई? केंद्र के पास। तो केंद्र हमारे देश में बहुत पावरफुल है, लेकिन पावर तो राज्य के पास भी है ना। और अगर राज्य के काम में केंद्र हस्तक्षेप करेगा, केंद्र के काम में राज्य हस्तक्षेप करेगा, तो लड़ाई को सॉल्व कौन करेगा? न्यायपालिका। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा बोला गया कि आपातकालीन विषय, आपातकालीन वो विषय किसको मिले हैं? वो केंद्र को मिले हैं। और जैसे ही आपातकाल लगेगा तो ये वाली पावर भी और ये वाली पावर तो वैसे ही उसके पास, ये दोनों पावर किसके पास आ जाएगी? केंद्र। तो आपातकाल में केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है, राज्य की पावर छीन ली जाती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट मतलब समझते हो? जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, वो पावर किसको मिलेगी? केंद्र को। मान लीजिए कोई ऐसा विषय जो रह गया और वो आ गया, तो वो विषय किसको मिलेगा? केंद्र को। तो क्वेश्चन उसने पूछा था कि संविधान में शक्तियों के विभाजन किस प्रकार से किया गया है? बिल्कुल, राज्य सूची में किया गया कितने विषय? 61। समवर्ती में किया गया कितने विषय? 52। संघ सूची में किया गया कितने विषय? 100। आज समझ गए? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तीनों विषय। आई थिंक आपको अच्छी समझ आ गई होगी। देखो, भारत में कितने प्रकार की सरकारी फैसिलिटी है? तो आप बोलोगे भैया भारत के अंदर 2 प्रकार की, एक केंद्र सरकार है और दूसरी क्या है आपकी? राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश को चलाती है, राज्य सरकार का जो क्षेत्र होता है वो अपना एक राज्य होता है। क्या होता है? अपना एक राज्य। क्लियर है? बात समझ गए?
तो कितने प्रकार की सरकार देश में है? 2। लेकिन है ना, राज्य सरकार के अंडर में एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है, वो हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं उसे? लोकल गवर्नमेंट। बात समझ गए? स्थानीय शासन। भारत में सारे देश की वित्तीय शासन व्यवस्था, देखो सारे देश की वित्तीय शासन व्यवस्था किसके अधीन रखा गया है? पूरे देश की वित्तीय। देखो बताओ, हमारा जो संविधान है, क्या है जो हमारा संविधान, हमारे संविधान के अंदर भाग 5 में, किसमें? भाग 5 में। देख लो आप भाग 5 कितना इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के अंदर यूज हो रहा है इसका। हमारे संविधान के अंदर भाग 5 में आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 में एक व्यक्ति का जिक्र है। इसका जिक्र है एक व्यक्ति का, उसको बोलते हैं भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक। क्या बोलते हैं उसको? भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैग। आज समझ गए? इंग्लिश में एक ही इसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल कैग। और ध्यान रखना, ये विपक्षी पार्टी का होता है, विपक्ष पार्टी का नहीं हो सकता। ये व्यक्ति संसद द्वारा और सरकार द्वारा जितने भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं देश में, उनकी जांच करता है। पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था पर क्या रखता है? ये कंट्रोल। और जो भी पैसा संसद से आपने लिया है, उसको खर्च करने के बारे में आपसे क्या कर सकता है? ये सवाल कर सकता है कि आपने वो पैसा कहां खर्च किया। तो भारत का जितनी भी वित्तीय शासन व्यवस्था है, वो किसके अधीन रखी गई है? नियंत्रक महालेख परीक्षक यानी कि कैग के कंट्रोल में रखी गई है। ये विपक्षी पार्टी का होगा। आर्टिकल 148 से 151 में इसका जिक्र है ना। और ये एक संवैधानिक पद है, इसको हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको? महाभियोग लगाना पड़ेगा। पावरफुल पद है। ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष किसको दे देगा? विपक्षी पार्टी के नेता को। समझ गए? ताकि सरकार पैसे का दुरुपयोग ना कर पाए, कोई घोटालेबाजी ना कर पाए। लेकिन फिर भी होता ही रहता है। अब देखो घोटालेबाजी कौन रोक पाएगा भाई। क्या रहा है? केंद्र सूची में कितने विषय रखे गए हैं? क्लियर है? तो बताना 97 थे, बट अब वो कितने हो चुके हैं? 100। तो आपके ऑप्शन में 100 आएगा। ठीक है? क्लियर है? ध्यान रखना। राज्य सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो उसमें 66 है, बट आपके ऑप्शन में क्या आएगा? 61। क्लियर है? समझ गए? पढ़ाया पीछे बैक में। समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो बोलेगा आपके ऑप्शन में 47 है, बट आपके ऑप्शन में महादर क्या आएगा? 52। कितना आएगा? 52। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? ओके। देखो कह रहा है 8वां क्वेश्चन, राज्य सरकारों को अपनी शक्तियों के लिए किस पर आश्रित होना पड़ता है? देखो केंद्र सरकार क्या है भाई? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वो सारे देश के ऊपर शासन कर रही है। केंद्र सरकार के अधीन कौन सी सरकार है? राज्य। राज्य सरकार को केंद्र सरकार की बात माननी पड़ती है। ठीक है ना? राज्य सरकार की बात केंद्र ना माने वो अलग बात है, लेकिन केंद्र की बात राज्य मानना पड़ता है। ठीक है? वरना वो आपातकाल लगा देगा, वहां पे दिक्कत करेगा। तो ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार की कंट्रोल करती है। तो राज्य सरकार को किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की। तो कभी कभी आप देखोगे जो ना राज्य है उसको बहुत से ऐसे कार्य करने होते हैं जिसमें पैसों की बहुत आवश्यकता है, तो वो इसके लिए किससे गुहार लगाता है? किससे बार बार आप देखोगे ना, हाँ भाई दे दे, भिखारी की तरह मांगता रहता है। तो किस पे डिपेंड होता है बताओ? राज्य सरकार अपनी शक्तियों, अच्छा शक्तियों के लिए पूछा है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर वो धन के लिए पूछता ना, तो किसके लिए डिपेंड होना पड़ता है? केंद्र पे। और शक्तियों के लिए किस पे आश्रित होना पड़ता है? भाई संविधान पे। क्लियर? भाई राज्य सरकार को शक्ति कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। केंद्र को शक्ति कौन दे रहा है? संविधान। मतलब भारत के अंदर जितनी भी शासन व्यवस्था है ना, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबकी शक्ति का स्रोत सिर्फ और सिर्फ कौन है? संविधान है। आज समझ गए? सब लोग संविधान से ही चल रहे हैं। ठीक है ना? और संविधान से ऊपर कौन होगा? संविधान से ऊपर जनता है सिर्फ। ठीक। राज्यों को किसके ऋण, ऋण मतलब उधार लेने का अधिकार प्राप्त है? भैया पढ़ाया था ना संघ से। किससे? संघ से। पीछे समझा क्या? धन पैसा किससे लेते हैं वो लोग? संघ से। क्लियर? कह रहा है किस प्रकार के कर, कर मतलब टैक्स। क्या बोल रहा है? कर मतलब टैक्स। किस प्रकार के कर की आय केंद्र और राज्य सरकार दोनों बांट जाती है? देखो आप लोगों को पता है टैक्स कई प्रकार के होते हैं। जीएसटी हो गया, बहुत सारे टैक्स होते हैं, वो अलग चीज है। अब वो आप इको में पढ़ते जाना। देखो बेसिकली आप लोग जो एक डायरेक्ट टैक्स भरते हो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं उसको? इनकम टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बात समझ गए? बाकी मोस्टली टैक्स इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है? जो इनकम टैक्स है, बात समझ गए, वो आपने भरा तो इनकम टैक्स का 48% किसको मिल जाएगा? राज्य को। और जो बचा 52% वो कौन ले जाएगा? केंद्र। कौन ले जाएगा? केंद्र। समझ गए? नहीं समझ गए? तो कौन सा टैक्स बताओ? केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं, आयकर यानी कि इनकम टैक्स। बात समझ गए? क्लियर है? जो इनकम टैक्स है वो केंद्र और राज्य दोनों में बढ़ता है बराबर बराबर, और वो क्या है? 48 और 52 की रेशियो में बढ़ता है। आपको पता है हमारे देश के अंदर सिर्फ 1% लोग क्या देते हैं? इनकम टैक्स देते हैं। 1% लोग। समझ गए? क्लियर है? 99% लोग तो हमारे देश में टैक्स भरते ही नहीं। कौन सा टैक्स नहीं भरते? इनकम टैक्स। क्लियर है? और अभी आप देखोगे रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, और उन्होंने क्या बोला कि सालाना अगर आपकी 12 लाख तक की आय है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद ही लगेगा। स्लैब चेंज होते रहते हैं। ठीक।
क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि शक्तिशाली केंद्र, इकहरी नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राज्यों की वित्तीय निर्भरता, एक रूपता, संकटकालीन शक्तियां कौन से शासन के प्रमुख लक्षण है? तो ध्यान रखना ये सारे एकात्मक शासन के, जिसमें देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, शक्तिशाली केंद्र मतलब सारी पावर एक ही बंदे के पास है, इकहरी नागरिकता, सिंगल नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नहीं समझे, राज्यों की वित्तीय निर्भरता, सारे लोग राज्य केंद्र पर डिपेंड है, एक रूप शक्ति मतलब सारी पावर जब एक ही बंदे के पास आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एकात्मक शासन। क्या हो जाएगा? एकात्मक। जब पावर को बांट दूंगा तो क्या हो जाएगा? संघात्मक। लेकिन एक बात बताओ, हमारा देश संघात्मक है एकात्मक है? यहां फंसोगे आप लोग। देखो हमारे देश में पावर को बांटा गया है, केंद्र को भी राज्य को भी, तो हमारा देश ना अर्ध संघात्मक है। कैसा हमारा देश? अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक का मतलब क्या है? हमारा संविधान नॉर्मली कैसा रहता है? पावर को बांट के चलता है, दोनों की पावर बटी जाती है। लेकिन हमारे संविधान के अंदर जब आप नोटिस करोगे कि हमारे संविधान में कहा गया है कि जब आपातकाल लग जाएगा तो सारी पावर किसके पास आ जाएगी? केंद्र के पास। ठीक है ना? तो हमारा संविधान कभी कभी तो क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। मतलब हमारी देश में संविधान व्यवस्था एकात्मक और कभी कभी क्या हो जाएगी? संघात्मक। तो इसीलिए हमारे जो शासन व्यवस्था उसको बोला गया है अर्ध संघात्मक। क्लियर? तो भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? अर्ध संघात्मक। ठीक है ना? हमारे देश में दोनों ही गुण है, आपातकाल में तो भैया वो एकात्मक हो जाएगा और वैसा रहेगा संघात्मक। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भैया यूनियन ऑफ स्टेट। शुरू में पढ़ाया ना कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। किसमें लिखा है? आर्टिकल 1 में कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज ए सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 370 का संबंध किससे था भाई? जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर को मिलने वाले जो प्रावधान थे आर्टिकल 370 से वो सारे खत्म कर दिए गए कि जम्मू कश्मीर के पास अपना विशेष दर्जा होगा, उसका संविधान होगा। ठीक है ना? वो सारे प्रावधान अब मोदी ने खत्म कर दिए और 370 का आर्टिकल 1 छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल क्या कर दिए? खत्म। कब किए थे? 2019 में, अक्टूबर 2019 में, अगस्त में पास हो गया था ये कानून। ठीक है? भारत के निम्न राज्यों में से किसका अपना संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का था, बट वो अब नहीं है। पहले था, अब नहीं है। 2019 में से खत्म कर दिया गया। क्लियर है? अपडेट कर लीजिएगा आप इसको, हो सकता है आपकी बुक में भी यही आ रहा हो। कह रहा है भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है? भाई हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है? अभी तो समझा कराया। हमारा संविधान वैसे संघात्मक रहेगा, लेकिन आपातकाल लगते ही क्या हो जाएगा? एकात्मक। कुछ चीजें हमारे संविधान में ऐसी है एकात्मक है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति हो गया, इकहरी नागरिकता हो गई, समझ गए, सर्वोच्च न्यायालय का पावर हो गई। तो हमारा संविधान है अर्ध संघात्मक। कैसा है? अर्ध संघात्मक। कह रहे भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? तो हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है? संघात्मक ढांचा है और एकात्मक आत्मा। अच्छा बताओ, ये बात पता किसने बोली थी? भीमराव अम्बेडकर ने। किसने बोली थी ये बात? भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने ही बात बोली थी कि भारत का संविधान जो है वो देखने में संघात्मक है, बट उसकी आत्मा एकात्मक है, और होनी भी चाहिए भाई। भीमराव अम्बेडकर जी ने बात बोली थी। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि संघ सूची यानी कि केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भाई केंद्र सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होगा? संसद को। संसद में राष्ट्रपति ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ गए? और राज्य सूची में किसको अधिकार होगा? विधानमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राज्यों के नाम बदलने का अधिकार किसको है? ध्यान रखना आर्टिकल 3 से। किससे? आर्टिकल 3 के माध्यम से आप नाम बदल सकते हो। किसको है अधिकार बदलने का? संसद को। किसको है? संसद को। क्लियर? किस राज्य का नाम और सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। किसको? संसद को। सेम ही क्वेश्चन था, बट उधर सीमा जोड़ दिया उसने। सीमा हैदर नहीं है, सीमा जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 20 एनर्जी लो होती हुई, भूख बहुत जोर के लगती हुई, भाई साहब एकदम पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लो हो गई। कोई नहीं भाई, तुम्हारे एग्जाम है, एग्जाम तक तो पढ़ाएंगे। 5 दिन बचे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते जाना है। वीडियो को कैसे हो गए देखो, कैसे भी देखो भाई, देख लो, बट कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना? मैं तो घर जाके खाना खा लूंगा, बट आप खाना खा के आराम से लेट के पढ़ते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो। प्रांतों के क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रांत हो चाहे राज्य हो चाहे नाम बदलना हो, वो भी किसको प्राप्त है? भाई संसद को ही प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को। समवर्ती सूची के दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अंतिम अधिकार, देखो क्या वर्ड यूज किया उसने? अंतिम मतलब मैंने कहा ना कि भैया लास्ट वहां पर बात मानी किसकी जाएगी? लास्ट टू लास्ट बात किसकी मानी जाएगी? तो आप बोलोगे वो केंद्र की ही मानी जाएगी भैया, क्योंकि समवर्ती सूची में कोई मैटर फंसेगा ना तो केंद्र की ही बात चलेगी। तो किसको अधिकार है? राज्य विधानमंडल को, विधानसभा किसमें? राष्ट्रपति को, संसद को। किसको है? संसद। केंद्र मतलब संसद। ठीक है ना? देखो निम्न विषय संघ सूची क्या है? निम्न मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो संघ सूची का? देखो पुलिस किसका होता है? तो आप बोलोगे पुलिस भैया स्टेट का है। किसका है?
स्टेट का। विदेशी संबंध किसका है, तो भैया यही है सेंटर का। किसका विदेशी संबंध, सेंटर। विवाह किसका है, स्टेट का विषय। विवाह किसका विषय है, स्टेट का। स्थानीय सरकार किसका विषय है, स्टेट का। समझ गए, ये 61 थे ना, उसमें से एक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है, यानी कि वो 61 में से कोई एक है। देखो कृषि किसका विषय है, तो बताओगे समवर्ती का। कृषि किसका विषय है, समवर्ती का। क्वेश्चन पूछे शिक्षा किसका विषय है, तो आप बोलना भैया समवर्ती का है। किसका है ये, समवर्ती का। अगर क्वेश्चन पूछे डाक किसका विषय है, तो आप बोलना भैया जो डाक विषय है वो भी किसका है, समवर्ती का। डाक नहीं था, समवर्ती का, हाँ समवर्ती का ही है। और उसके बाद प्रतिरक्षा पूछे, तो प्रतिरक्षा भैया केंद्र। एक मिनट, कृषि शिक्षा, हाँ हाँ, प्रतिरक्षा तो केंद्र का है। किसका है, केंद्र का। राज्य का पूछा है ना, तो शिक्षा राज्य का है। किसका है, शिक्षा राज्य का। बात समझ गए, ये वाला ऑप्शन नंबर बी होगा। शिक्षा किसका है, राज्य का। क्लियर है। कृषि समवर्ती में डाल दिया, पहले ये केंद्र राज्य के पास ही था, बट अभी मेरे हिसाब से समवर्ती में ही डाल दिया है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कह रहा है आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, भैया राष्ट्र संसद को होता है। मैंने पढ़ा है ना, जैसे ही आपातकाल लगेगा, या तो चाहे वो 352 से पूरे देश में लग जाए, या 56 से किसी राज्य पे लग जाए, या वित्तीय आपातकाल लग जाए 60 से, तो उस दौरान सारी शक्तियां किसके पास आ जाती है, केंद्र के पास, और संसद उन सारे विषयों पर कानून बना सकता है। क्वेश्चन कह रहा है संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। भाई कौन बांट रहा है पावर में, पावर। अच्छा, ये जो पावर लिखी है कहां लिखी है, तो मैंने कहा था ना हमारी 6th शेड्यूल में। किसमें, 6th शेड्यूल, यानी कि 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल बताना भैया वो 246 है। समझ गए, नहीं समझ गए, आर्टिकल 246 का जिक्र इधर किया गया ठीक से, एक डिस्क्राइब करा अच्छे से, संविधान द्वारा। किसके द्वारा बांटा गया है, संविधान के द्वारा। कह रहे भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियां, मतलब आपातकालीन, सॉरी एक्स्ट्रा पावर किसको देता है, मतलब जो भी इसे कहीं नहीं लिखा है और वो आ जाता है, तो वो किसको मिलेगा, तो आप बोलोगे संघ को। किसको मिलेगा, संघ को। तो हमारे जैसे पावरफुल होता है। समवर्ती सूची का विषय क्या है, डाक, प्रतिरक्षा, विवाह, विच्छेद या न्याय। डाक, विवाह, विच्छेद, विवाह राज्य का है, न्याय, हाँ न्याय डाल दो यहाँ पे, न्याय। तो न्याय जो है वो किसका है, समवर्ती सूची का विषय। क्लियर है ना। संघ और राज्यों के मध्य आय के साधनों के विभाजन का सुझाव कौन देता है, तो भैया वो देता है वित्त आयोग। कौन देता है, वित्त आयोग। समझ गए, नहीं समझ गए, वित्त आयोग का अध्यक्ष वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन में राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का निम्न साधन नहीं है। देखो संघात्मक शासन में राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का निम्न साधन नहीं है। देखो राज्य सरकारों पर संघीय कार्य सौंपना नहीं, गलत है। राज्य सरकारों को निर्देश देना बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल करते हैं उससे वो, ठीक है ना। और गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना। गवर्नर, भाई गवर्नर कब से मुख्यमंत्री नियुक्त करने लगे भाई, मुख्यमंत्री बनता है बहुमत से उस राज्य की विधानसभा के। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना। देखो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दोगे तो वहां तो वैसे ही संघात्मक आ जाएगा, पावर ले लेगा अपने हाथ में। राज्य सरकार को कार्य सौंप देती है कि भाई मेरे अधीन काम करो, सरकारों को निर्देश देना, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। इसके बाद हम मिलते हैं चैप्टर नंबर, उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट। अब काठो चैप्टर कौन सा है, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, उसके एमसीक्यू करेंगे। अब ये 7वें चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चलिएगा फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है